So, good morning, students. Today we will discuss the chapter number 5, The Happy Prince. First of all, we will discuss about the introduction part of this chapter. This chapter is written by Oscar Wilde. तो ये जो चैप्टर है वो ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है और इसमें कहानी के द्वारा इस चैप्टर को बताया गया है और ये हमारी बुक मोमेंट्स से लिया गया है। तो मोमेंट्स वाली जो बुक है सेकंड बुक, उसका चैप्टर नंबर 5 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द हैप्पी प्रिंस हैज ए फेरी टेल मोड ऑफ एक्सप्रेशन, फैंटेसी. It was employed to bring to the light the problems of Victorian age की जो प्रॉब्लम्स थी उसके ऊपर प्रकाश यहाँ डाला गया है, जैसे पॉवर्टी, हिपोक्रेसी एंड एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, that plagued the cities of that era. The main theme is, but more marvelous than anything, is suffering of men and women. The author would love to show us the suffering humanity so that we could understand and resolve their issues. The writer makes us aware of these problems in a fantastic way because the story was written to mirror modern life in a form remote from reality, says Oscar Wilde. So now let's continue with the summary part of this story. तो इस जो कहानी का शीर्षक है वो है भाग्यशाली राजकुमार. यहाँ हैप्पी प्रिंस का मतलब, हैप्पी का मतलब खुश नहीं है, खुश किस्मत है, यानी अपने आप को जो भाग्यशाली मानता है वो राजकुमार. हैप्पी प्रिंस 19वीं शताब्दी की अंग्रेजी की काल्पनिक कथाओं की विशेषता लिए हुए ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखित एक अत्युत्तम प्रतीकात्मक रचना है. इसमें सामाजिक न्याय, प्यार की शक्ति से बुराई से बचाव और निर्दोषता की हानि जैसे विषयों का संबोधन इस कहानी में किया गया है. एक प्रतिमा है जो कभी किसी समय वास्तविक राजकुमार थी. जब वह जीवित था तो खुशकिस्मत था क्योंकि महल की दीवारों के बाहर दुख और पीड़ाओं से उसे अनभिज्ञ रखा गया था. उसका जीवन आनंद और इच्छाओं से परिपूर्ण था. उसकी मृत्यु पर उसकी प्रतिमा चित्रित करते हुए तैयार की गई थी. यह प्रतिमा सोने में मड़ी हुई, आंखों में सुंदर नीलम और मणिक उसकी सोने की परत चढ़ी तलवार में लगा हुआ था. क्योंकि महत्वपूर्ण होने के कारण समाज में ने उसे स्वर्ण और रत्नों पर रखा गया था, उसे अत्यंत सुंदर समझा गया. दुर्भाग्य से प्रतिमा एक ऐसे स्थान पर रखी गई थी जहां से पहली बार उन दर्दों और कष्टों को वह देख सकता था जिन्हें शहर के निर्धन लोग अनुभव करते थे. ये वही दुख दर्द थे जिससे वह अनभिज्ञ था. प्रतिमा जो कभी प्रसन्न रहती थी वह अनेक लोगों की दयनीय स्थिति को देखकर रोने लगती है. उसके पास अभाव है. एक चिड़िया उस प्रतिमा के नीचे शरण लेने के लिए आती है और आखिरकार प्रतिमा की दयालुता और दूसरों की सहायता करने की इच्छा से प्रभावित हो जाती है. वह प्रतिमा की संदेशवाहक बन जाती है और प्रतिमा पर लगे सोने व रत्नों को हटाकर जनता को संतुष्टि प्रदान करती है. जैसे ही प्रतिमा के रत्नों को हटाया गया तो राजकुमार को अपने चारों ओर गरीबी नहीं दिखाई देती है. वह समझ जाता है कि गरीबी उसके सामने है. वह दूसरों के कष्टों की अनदेखी नहीं कर सकता है. जिस स्थिति में वह पहले था, यहाँ तक कि देखने के लिए आंखें न होने पर भी वह जान जाता है कि कष्ट है. आखिरकार वह छोटी चिड़िया प्रतिमा के पैरों में लेट जाती है और थकान तथा ठंड से मर जाती है. वह मिस्र कभी नहीं गई थी क्योंकि उसने अपने गर्म वातावरण के सपनों को और आराम को उन लोगों की सहायता के बड़े सपनों में परिवर्तित कर दिया जिन्हें उनकी आवश्यकता है. मूर्ति दुख के साथ चटक जाती है क्योंकि उसकी मित्र उससे बिछुड़ जाती है. फिर उसका हृदय रहस्य खोल देता है. इस प्रतिमा को ऐसी जीर्ण अवस्था में देखकर शहर के शक्तिशाली लोग, कस्बे के सलाहकार और पार्षद यह निर्णय लेते हैं कि अब इस प्रतिमा की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका सौंदर्य हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है. निर्धनों की तरह जिनका कि धनी व्यक्ति द्वारा शोषण किया गया और अपमानित किया गया, उस प्रतिमा को भी उतार दिया जाता है. Now we will discuss the summary part of this chapter in English. The Happy Prince by Oscar Wilde is a wonderful allegory typical of 19th century English fiction. Social injustice, the redemptive power of love, and the loss of innocence are themes addressed in this story. There is a statue which at one time was a real prince. He was then happy alive because he was kept ignorant of any sadness or suffering outside his palace walls. His life was one of joy and fulfilled desires. Upon his death, a statue was made depicting him. It was covered in gold, had beautiful sapphires for eyes, and a ruby was attached to his sword gilt.
Because of the value the society places on gold and jewels, he was thought to be quite beautiful. Unfortunately for the statue, his palacemen allowed him to witness for the first time the pain and misery experienced by the poor of the city, of which he had remained ignorant of. The statue, once happy, now weeps with sadness to learn the plight of so many who have so little. A swallow arrives to take shelter beneath this statue and eventually becomes touched by the statue kindness and desire to help others. He becomes the statue's messenger and agrees to remove the jewels and the gold to bring contentment to the masses. As the statue jewels are taken, the prince is no longer able to see the impoverished around him. He knows it is there, and he is not blind to the sufferings of others as he once was. Even without eyes to see, he knows that it exists. Eventually, the little swallow lies at the feet of the statue and dies from cold and exhaustion. He never made it to Egypt because he exchanged his dream of warm climate, comfort with a bigger dream to help those who are in need. The sculptor cracks with sadness at the loss of his friend and his heart is exposed. Upon seeing the statue in such despair, the powerful people of the city, town councillors and mayor decide that it is no longer needed as it is not beautiful anymore. Much like the poor who were exploited and tossed away by the rich, the statue is taken down. When God asked his angels to bring the two most precious things for sure, they took the prince's heart and the swallow's body. So this is the complete summary part and introduction part of this chapter. We will continue with the text part of the same chapter in the next video. If you have any doubt or confusion in this introduction and summary part, then you can contact me on my number or text me. Till then, thank you very much.